हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा के साथ। लेकिन ये ड्रामा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली है मेरी ही एक फ्रेंड और मेरी पार्टनर, क्योंकि लाइफ की कुछ टेम्परेरी बिजी रूटीन की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जल्दी जल्दी नहीं ला पा रही, और मैं चाहती हूँ कि आपको हर ड्रामा की वीडियोस जल्दी जल्दी से मिले। जैसा आप लोगों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, मैं चाहती हूँ कि अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ मेरी फ्रेंड को भी बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करे, ताकि वो नई वीडियोस जल्दी जल्दी लाने के लिए मोटिवेटेड रहे। तो चलो बढ़ते हैं हमारी सीरीज की तरफ। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज सीरीज के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सीरीज के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड हिरान को, जो कि इस वक्त बेकरी के बाहर चॉकलेट्स बेचते हुए लोगों को बता रही थी कि अगर कोई चॉकलेट खरीदता है तो बलून्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कुछ देर बाद वो रेस्ट करने के लिए बैठती है, तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है जो उससे पूछ रही थी क्या तुम फ्री हो, जिस पर वो सोचने लगी कि आज वैलेंटाइंस डे है और देखो जरा मैं यहाँ ओवर टाइम में बिजी हूँ। इतने में उसे उसके बॉस की आवाज आ जाती है, तभी वो अंदर आकर पूछने लगी कि क्या सब ठीक है। शॉप ओनर उसे बेकरी के अंदर मौजूद कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए कहता है, तभी वो देखती है कि उसका बॉस एक्चुअली सभी बेकरी प्रोडक्ट्स पर डेट को चेंज कर रहा है और हिरेन अच्छे से जानती थी कि ये सारी प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुकी हैं। तभी वो कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप क्यों किसी की जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके जवाब में उसका ऑनर कहने लगा कि जब तक मुझे पैसे मिलते रहे मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जिंदगी खतरे में जाती है और किसकी सेहत अच्छी होती है। कुछ देर बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो बेकरी में ब्रेड लेने के लिए आया था। तभी हिरेन उसके पास आकर कहने लगी कि ये ब्रेड मत खरीदो, ये एक्सपायर हो चुकी है, बल्कि ऐसा करो तुम ये वाली रख लो। इस पर वो बच्चा रोने लगता है। तभी ऑनर उसके पास आकर कहने लगा कि हिरेन ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कस्टमर्स को मेरे खिलाफ और गलाने की। हिरेन कहने लगी मैं आपको कभी भी छोटे बच्चों की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। इतने में वो बच्चा वापस अपनी मॉम के साथ अंदर आ जाता है। उसकी मॉम ऑनर को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे छोटे बेटे को बुली करने की, याद रखो मैं आइंदा कभी भी तुम्हारी शॉप में पाँव भी नहीं रखूंगी। हिरेन का बॉस जो पहले ही उसे काफी डिसअपॉइंट हो चुका था, इसके बाद मजीद गुस्से में आ गया, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि तुम एक बहुत ही अजीम हस्ती हो, मुझे नहीं लगता कि मेरी शॉप तुम्हारे काम करने के काबिल है, इसलिए प्लीज अपना बिस्तरा समेटो और यहाँ से निकलने की करो। जिस पर वो कहने लगी कि मुझे भी यहाँ पर काम करने का कोई शौक नहीं है, जल्दी से मेरी सैलरी क्लियर करो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। जिस पर बॉस कहने लगा कि कौन सी सैलरी, कहाँ की सैलरी, मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं देने वाला। हिरेन कहती है कि मैं तुम्हें सू करूंगी। जिस पर ऑनर उसे बताता है याद रखो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। जब बॉस और वर्कर वाली कोई बात ही नहीं बची तो फिर तुम किस हैसियत से मुझे सू करोगी, इसलिए प्लीज यहाँ से निकलने की करो। हिरेन भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाली थी। तभी उसे कहने लगी तुम शायद जानते नहीं, लेकिन आज से 2 दिन पहले मैंने इस बेकरी से एक ब्रेड खरीदी थी। इसको खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। तभी मैंने उस ब्रेड का टेस्ट करवाया तो उसका बैक्टीरियल काउंट लिमिट से ज्यादा था, और अगर इस रिपोर्ट को लेकर मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें कितना बड़ा फाइन देना पड़ेगा, इसलिए अच्छा होगा कि शराफत के साथ मुझे मेरी सैलरी दे दो। बॉस कहने लगा याद रखो कि अगर तुम ये कंप्लेन करती हो तो मेरे साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओगी, क्योंकि तुमने भी मेरे साथ इसी शॉप में काम किया है। जिसके जवाब में वो कहने लगी कि मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारे बीच में तो बॉस और वर्कर वाला कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। लेकिन खैर जो भी है, फिलहाल मैं जा रही हूँ हेल्थ ब्यूरो में ये एप्लीकेशन देने के लिए, और उसके बाद में आपकी कंप्लेन अर्बन मैनेजमेंट में भी दे दूंगी। तभी उसका बॉस कहने लगा कि ठीक है तुम जीत गई, मैं अभी के अभी तुम्हारी सैलरी दे देता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी वो जाने लगी तो उसे 3000 युवान की अमाउंट रिसीव होती है, इस पर उसे दोबारा से गुस्सा आने लगा। तभी वो अपने बॉस से पूछती है आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी सैलरी ज्यादा बनती है, आपने मुझे सिर्फ 3000 युवान क्यों दिए। इस पर उसका ऑनर कहता है तुम शायद भूल रही हो, लेकिन तुमने कुछ दिन पहले मेरी बेकरी से काफी आइटम्स खरीदे थे। तभी हिरेन कहने लगी कि वो सारी चीजें एक्सपायर थी, तुम उसके पैसे मुझसे कैसे डिडक्ट कर सकते हो। तभी वो कहने लगा कि थी तो एक्सपायर, लेकिन ली तो तुमने मेरी ही बेकरी से थी ना। लेकिन हिरेन के जाने के बाद बॉस को पता चलता है कि उसे तो कोई टेस्ट करवाया ही नहीं था, बल्कि उसके हाथ में मौजूद पेपर एक सिंपल सा पेपर था। तभी इस तरह हिरेन के हाथों उल्लू बनने पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम हिरेन को देखते हैं जो फायर होने के बावजूद भी काफी स्ट्रॉन्ग थी और सोच रही थी कि अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। लोग अपनी जिंदगी जीते हैं जबकि मैं खुद अपनी जिंदगी से लड़ रही हूँ, लेकिन जो भी हो जाए मैं हिम्मत कभी भी नहीं हारूंगी, क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ एक ही बार मिलती है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें रिजॉर्ट सी होटल दिखाया जाता है, जिसके ऑनर युबाई अभी होटल में इंटर हो रहे थे। तभी उनका स्टाफ उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हुए कहने लगा कि एक्चुअली मिसेस लू काफी नाराज है। बात कुछ यूँ है कि वो शावर ले रही थी। तभी उनकी नजर शावर हेड पर मौजूद एक छोटे से स्टैंड पर चली गई, और उसके बाद उन्होंने इतना हंगामा कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उनसे इतनी दफा कहा कि मैं उनका रूम चेंज कर देती हूँ, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एक्चुअली उनको डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था।
इसे मजीद बताया जाता है कि रूम नंबर 508 में मौजूद गेस्ट के जाने के बाद जब रूम की सफाई की गई तो वहाँ से 2 हैंगर्स गायब थे। पूछता है कि क्या तुमने उस गेस्ट को कॉल करके उनसे हैंगर का नहीं पूछा, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मैंने कॉल की थी लेकिन कॉल किसी ने रिसीव ही नहीं की। युबाई को मजीद बताया जाता है कि मिस्टर चैन 2 दिनों में अपने रूम से चेकआउट करने वाले हैं, लेकिन लॉन्ड्री रूम में उनके सूट से जो बटन खोया था वो अभी तक नहीं मिल सका। युबाई कहने लगा मुझे लगता है कि मुझे सारी चीजों को खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी गेस्ट ने 0 रिव्यू दे दिया तो मेरे होटल की रेटिंग खराब हो जाएगी और ऑब्वियसली मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तभी वो मिसेस ल्यू से मिलने के लिए उनके रूम में चला जाता है। मिसेस ल्यू पहले ही काफी डिसअपॉइंट हो चुकी थी, तभी कहने लगी देखो युबाई तुम्हारे स्टाफ ने क्या किया है, हमारे शावर हेड के ऊपर इतना बड़ा स्टैंड लगा हुआ था, अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाता तो मैं क्या करती। तुम अच्छे से जानते हो कि इससे हमारे पानी में जर्म्स या वायरस आ सकते हैं। तभी युबाई कहने लगा कि मैं आपको सारी चीजों की सेटिस्फेक्शन कराकर ही यहाँ से जाऊंगा और साथ ही मिसेस ल्यू से कहने लगा कि हमारा वाटर सिस्टम जर्मनी से एक्सपोर्टेड है, उसमें किसी जर्म्स या वायरस का होना एक इम्पॉसिबल बात है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं खुद ही इसको टेस्ट कर लेता हूँ और साथ पड़े गिलास को उठाकर शावर से पानी पी लेता है। और रही बात शावर हेड पर लगे स्टेन्स की, तो एक्चुअली वो स्टेन्स है ही नहीं, हमारा शावर सिस्टम मेटल का है जिसके ऊपर डिजाइनिंग हुई है। एक्चुअली आपकी की हुई कोई भी कंप्लेंट वैलिड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके रूम को अपग्रेड करके आपको लग्जूरियस रूम में शिफ्ट कर दूं, जिस पर मिसेस ल्यू कहने लगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन युबाई कहने लगा कि आप हमारे VIP गेस्ट हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि युबाई मिसेस ल्यू से कहता है मुझे लगता है कि आपको टेस्टिंग सेशन में हमें ज्वाइन करना चाहिए, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बुलवा लूंगा, आपको जरूर आना पड़ेगा। और इसके साथ ही वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अपने रूम में आते ही युबाई की तबीयत खराब होने लगी और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसने शावर का पानी पी लिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह उसके सेक्शन को अनडू किया जाए। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो बताने लगा कि मिस्टर चैन का बटन हमने पता करवाया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर हमने उस तरह का बटन खरीदा तो हम बजट से आउट हो जाएंगे। तभी युबाई कहने लगा कि कोई बात नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड ने एक शॉप के बारे में बताया था जहाँ पर वो बटन आसानी से मिल सकता है, वो भी कम रेट पर। युबाई अपने मैनेजर से कहने लगा कि तुम्हें वहाँ पर जाकर उस बटन को लाना होगा, जिस पर मैनेजर कहने लगा बॉस मैं पिछले 2 दिनों से सिर्फ 3-3 घंटे सो रहा हूँ, हर कोई आपकी तरह मेहनती नहीं होता, इसलिए प्लीज मुझ पे तरस खा लो। अभी युबाई कहने लगा कि ठीक है तुम अपना वैलेंटाइन डे एंजॉय करो, मैं खुद जाकर बटन ले आऊंगा। जबकि दूसरी तरफ हम ये रैंक को देखते हैं जो इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड च्यू से मिलने के लिए आई थी। तभी वो देखती है कि च्यू इस वक्त किसी और लड़की के साथ मिंगल हो रहा है। रैंक उसके सामने पड़ा गिलास उठाकर उसके मुंह पर पानी फेंकते हुए कहने लगी क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपनी और तुम्हारी लाइफ को सेटल करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, आज वैलेंटाइन डे है जिस पर मैं ओवर टाइम लगा रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मेरा और तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, जबकि तुम किसी और के साथ रंग रलियां मनाने में बिजी हो। तभी च्यू कहने लगा कि देखो तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड ये रैंक से कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई च्यू के साथ इस तरह से बदतमीजी करने की, जिस पर च्यू कहने लगा कि इसे कुछ भी मत कहो, एक्चुअली उसका गुस्सा जायज है। ये रैंक एक दफा फिर पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर उंडेलते हुए कहने लगी कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की गलती भी मत करना और भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में ये रैंक नाम की कोई लड़की भी मौजूद थी। जबकि उसके देखा देखी आसपास की टेबल पर मौजूद बाकी लड़कियां भी च्यू के मुंह पर पानी फेंकते हुए उसे एक बेवफा इंसान कहती हैं। अपना टूटा हुआ दिल लेकर कुछ ही देर में रुयांग अपनी फ्रेंड शैन से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। वो शैन को बताती है कि किस तरह च्यू ने उसे धोखा दिया, जिस पर शैन कहने लगी मैं तो पहले ही चाहती थी कि तुम उसे छोड़ दो, सामने आ गई, मुझे पूरा यकीन है कि किस्मत में तुम्हारे लिए इससे अच्छा लड़का लिखा हुआ होगा और वो पहले ही तुम्हारा वेट कर रहा होगा। इसके साथ ही शैन उसे एक बटन दिखाते हुए कहती है कि एक बहुत बड़े होटल में इसको भिजवाना है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसको वहाँ पर ड्रॉप कर दो, इस तरह मैं तुम्हारी वहाँ पर बुकिंग करवा के तुम्हें एक दिन के लिए रहने की परमिशन भी दिलवा सकती हूँ। हो सकता है होटल में किसी अच्छी इंसान से तुम्हारी मुलाकात हो जाए और तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त भी हो जाए। इसके साथ ही वो कार्ड उसको देते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बुकिंग पहले ही करवा दी है। लेकिन इसके साथ ही शैन को होटल से कॉल आ जाती है जिसमें उसे बताया जाता है कि बटन को पिक करने के लिए होटल का स्टाफ खुद अपना आदमी भिजवा देगा, इसलिए उसे ड्रॉप करवाने की जरूरत नहीं है। काफी देर तक वेट करने के बाद कोई भी वहाँ पर बटन को रिसीव करने के लिए नहीं आया था। तभी शैन कहने लगी कि मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, देखो ये लोग कितने अनप्रोफेशनल हैं, इन्हें आइडिया ही नहीं कि किसी को वेट कराना कितनी गलत बात है, मैं इनकी वजह से बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती। तभी ये रैंक कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम बटन मुझे दे दो, जिसे लेना होगा मुझसे ले लेगा। बटन ये रैंक को देने के बाद शैन वहाँ से जा चुकी थी। तभी ये रैंक की नजर पीछे बैठी एक लड़की पर जाती है जो अपने बेटे को खाना खिलाते हुए उसे बता रही थी कि खाना तुम्हारी सेहत के लिए कितना जरूरी है। अभी वहाँ पर युबाई आ जाता है जो शैन को ढूंढ रहा था। ये रैंक उसे बटन देते हुए कहने लगी कि एक्चुअली शैन किसी जरूरी काम से चली गई है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा देर कर दी थी आने में।
लेकिन युबाई को इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इरैंग उसे थैंक्स बोलते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी युबाई उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई वॉशरूम है, एक्चुअली मुझे वॉशरूम यूज करना है। तभी इरैंग उसे लेकर एक वॉशरूम की तरफ चल पड़ती है, जिसकी हालत देखते ही युबाई को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे जिंदगी में ये भी दिन देखने थे। तभी वो इरैंग से कहने लगा कि प्लीज मुझे किसी और टॉयलेट की तरफ ले चलो, जिस पर वो कहने लगी कि देखो ये एक पब्लिक टॉयलेट है और बाकी के टॉयलेट भी एसी की तरह है, इसलिए प्लीज गुजारा कर लो। अब वो वॉशरूम यूज करने के अलावा युबाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वो वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले ही इरैंग से कहता है कि यहाँ से जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं मेरा वेट करना होगा, मैं निकलूंगा तो हम दोनों साथ ही चलेंगे। उसके अंदर जाते ही इरैंग के लिए वहाँ पर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। जबकि वॉशरूम के अंदर जाते ही युबाई को वॉशरूम में आने पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। इसी दौरान उसके पॉकेट से वो बटन नीचे गिर जाता है। इतने गंदे फर्श से वो बटन उठाने के अलावा युबाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वो बटन उठाते हुए कहने लगा कि क्या तुम चली गई हो, देखो तुम चली गई हो ना, मैंने तुमसे कहा भी था कि मत जाना। तभी खुद ही इरैंग किसी भी तरह वहाँ से दूर जाना चाहती थी, वो काफी फासले पर जा चुकी थी। तभी उसे च्यू के मैसेजेस आते हैं जो उसे बता रहा था कि वो उसे कितना मिस कर रहा है और ये कि वो आइंदा कभी भी उसके साथ चीटिंग करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन इरैंग को अब उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो उसे ब्लॉक करते हुए उसका नंबर डिलीट कर देती है। उसे याद आता है कि शन ने उसके लिए एक बहुत बड़े होटल में रूम बुक किया था। तभी वो होटल की तरफ चल पड़ी। सीन शिफ्ट होता है तो हम युबाई को देखते हैं जो होटल पहुंच चुका था और अपने मैनेजर को बटन देते हुए कहने लगा कि इसे सैनिटाइज करवाओ। मैनेजर पूछता है कि ये क्या है, जिस पर वो कहने लगा कि मुझे कुछ भी मत पूछना, और मन ही मन में कहने लगा कि वो लड़की बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं थी। वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। तभी वहाँ पर ये रैंक की एंट्री होती है जो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन रूम में एंटर होते ही उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना लग्जूरियस रूम भी एग्जिस्ट करता होगा। रूम में मौजूद मिनी बार को देखते ही उसकी खुशी आसमानों को छूने लगी और वो वहाँ पर खुलकर एंजॉयमेंट करने लगी। वो आज की रात बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से आइडिया था कि इस तरह का मौका उसे दोबारा फिर कभी नहीं मिलना। वो न सिर्फ खुलकर गुनगुना रही थी बल्कि ऊंची ऊंची आवाज में चीख भी रही थी और चीखते हुए कह रही थी कि ये रैंक तुम्हें जितनी एंजॉयमेंट करनी है आज कर लो, क्योंकि इसके बाद दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं जो अपने रूम में शावर ले रहा था। तभी उसे मैनेजर की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था कि एक्चुअली गेस्ट की तरफ से कंप्लेन आ रही है कि रूम नंबर 8050 से बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही है। युबाई कहने लगा कि मैन को भेजकर इस मैटर को सॉल्व करवाओ। तभी मैनेजर बताता है कि एक्चुअली मैन मिस्टर चैन का सूट ठीक करवा रहा है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। जिस पर युबाई कहने लगा कि ठीक है, मैं खुद देख लेता हूँ। उसी देर में युबाई रैंक के दरवाजे पर मौजूद था। रैंक को देखते ही वो पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि ड्रंक ही रैंक कहने लगी कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो कहने लगी प्लीज मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बल्कि तुम मुझे मत बताओ क्योंकि मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑफ है। वह उसे बताता है कि तुम्हारे चिल्लाने की आवाजों की वजह से बाकी गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए प्लीज उनका ख्याल करो। वो जाने लगा। तभी रैंक उसे हक कर लेती है। वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। तभी रैंक नीचे गिरने लग जाती है, जिस पर युबाई को ना चाहते हुए भी उसे संभालना पड़ा और वही रैंक को लेकर बेड की तरफ आता है। वही रैंक को बेड पर डाल चुका था। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने उसका सारा कोट खराब कर दिया है। तभी वो खुद को शांत करते हुए कहने लगा कि फिलहाल ये एक गेस्ट है, इसलिए मुझे पेशेंट रहना होगा। वो वहाँ से जाने लगा तो रैंक एक दफा फिर उसे रोकते हुए कहने लगी च्यू तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी एहसास न हुआ। वह एक दफा फिर उसे बेड पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर पड़ी बोतल की वजह से वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। इसी तरह अपनी जान छुड़ाते हुए युबाई वहाँ से जाने लगा। तभी रैंक साइड टेबल पर पड़ी बोतल उसके सर पर मारते हुए कहने लगी च्यू तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कभी भी माफ नहीं करती। जबकि उसके वार से युबाई पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। अभी सुबह युबाई की आंख खुलती है तो ये रैंक का हाथ हौले हौले उसकी चेस्ट की तरफ जा रहा था। तभी वो उसके हाथ रोकते हुए कहने लगा कि बस बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही रैंक की आंख खुलती है अपने साथ बेड पर मौजूद युबाई को देखते ही वो उसे केक करके नीचे गिराते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, क्या तुम भूल चुके हो कि ये मेरा प्राइवेट रूम है। इसके जवाब में युबाई कहने लगा कि तुमने मेरे साथ कल रात जो कुछ भी किया वो मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक याद रखूंगा। मैं कभी नहीं भूलने वाला कि तुमने एक ही रात में मुझे कितनी सजाएं दी। रैंक कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। जिस पर वो कहने लगा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तुम्हें मुझे दरवाजे से घसीटकर अंदर लाई थी। चलो ठीक है कि रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरास नहीं है, लेकिन मेरे सर पर लगी चोट इसका सबसे बड़ा सबूत है कि तुमने कल रात मेरे साथ कितनी नाइंसाफियां की हैं। लेकिन ये रैंक भी अपने नाम की एक थी। तभी कहने लगी कि मुझे तुम्हारी इन खाली खोली धमकियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला, जल्दी से मेरे रूम से निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उसी देर में रैंक नीचे आती है तो रिसेप्शन पर उसे बताया जाता है कि उसे कुछ पेमेंट करनी है, जिस पर वो कहने लगी कि मेरा रूम तो पहले ही बुक हो चुका था, मुझे क्यों पेमेंट करनी है भला। जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एक्चुअली रूम आपका पहले ही बुक हो चुका था, लेकिन आपने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक की है, उन बेवरेजेस के लिए आपको 600 युआन देने होंगे और ना चाहते हुए भी रैंक को पेमेंट करनी पड़ी। जबकि दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं, जिसके आते ही मैनेजर उसे पूछने लगा कि आप कहाँ पर थे, मैंने आपको आपके रूम में ढूंढा लेकिन आप वहाँ पर नहीं थे और आज आपको देर भी हो गई, ये काफी अजीब बात है। एक्चुअली आप अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए काफी लेट हो रहे हैं। जिस पर वो कहने लगा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ मीटिंग के लिए। कुछ ही देर में वो मीटिंग को ज्वाइन कर चुका था। तभी उसका कजन उसे बताने लगा कि एक्चुअली मैंने कुछ नई स्ट्रेटेजीज सोची हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ शेयर की जाए। स्ट्रेटेजीज शेयर करने के बाद उसका कजन उसे कहने लगा मुझे हैरानी है कि तुमने अपने होटल की 0 नेगेटिव रिव्यूज के रिकॉर्ड को अभी तक कैसे कायम किया हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। सीरीज के अगले सीन में हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जो इस वक्त अपने कोलीग से रैंक के बारे में ही बात कर रही थी और कह रही थी मैंने उस लड़की से 600 युआन मांगे तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे मैंने उससे उसके दोनों गुर्दे मांग लिए हों। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर एक लड़की 5 स्टार होटल में रात गुजारना अफोर्ड कर सकती है तो 600 युआन देते हुए उसे मौत क्यों पड़ रही है। लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाहर खड़ी रैंक ये सारी बातें सुन रही है। अंदर आते ही रैंक कहने लगी कि 600 युआन तुम्हारे लिए एक छोटी रकम होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्या तुम जानती हो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर 600 युआन में 30 केजी मीट आ जाता है। हमारे इलाके के स्वीपर 5-5 घंटे काम करने के बावजूद भी पूरे हफ्ते में 600 युआन नहीं बना पाते। लेकिन तुम लोगों को ऐसे लगता है जैसे ये सारे पैसे दरख्तों पर लगते हो। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपने गेस्ट का लिहाज करना चाहिए। कहने को तो ये एक 5 स्टार होटल है, लेकिन इसकी सर्विस इतनी बेकार है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कम से कम यहाँ के स्टाफ के बिहेवियर और यहाँ की सर्विस को मैं सिर्फ 1 स्टार देना ही पसंद करूंगी। और इसके साथ ही रैंक वहाँ से चली गई। दिन शिफ्ट होता है तो हम ये रैंक को देखते हैं, जो अपने घर में बैठी मैगी खाते हुए काफी गुस्से में सोच रही थी कि वो लड़की मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है। क्या 5 स्टार होटल में काम करने का मतलब ये है कि आपके पास कोई दिल ना हो। मैं अभी इनको नेगेटिव 5 स्टार रेटिंग देती हूँ, फिर देखना इनका दिमाग कैसे काम करना शुरू करता है। और इसके साथ ही वो मोबाइल फोन उठाकर उन्हें नेगेटिव रेटिंग देने लगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसका इतना सख्त रिएक्शन आएगा। कमेंट सेक्शन कमेंट से भर चुका था। ये रैंक के कमेंट्स के बाद सभी लोगों का यही ख्याल था कि इस तरह के होटल में आइंदा कभी भी स्टे करने के लिए नहीं जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम लुयान को देखते हैं, जिसको बताया जाता है कि सी रिजॉर्ट होटल पर किसी ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया है, जिसकी वजह से होटल को बहुत ज्यादा बैकलैश का सामना है। तभी लुयान कहने लगी कि इस मुश्किल वक्त में वो जरूर युपाई का साथ देगी और उसके होटल को प्रमोट करने में उसकी हेल्प जरूर करेगी। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। एपिसोड 2 के सीन 1 में हम युबाई को देखते हैं, जो एक मीटिंग के लिए आ रहा था। तभी लुयान कहने लगी कि देखो मुझे चाइना वापस आए हुए कितना टाइम हो गया है, लेकिन तुमने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे अपने होटल की सक्सेस की वजह से तुम्हें कुछ ज्यादा ही गरूर आ गया है। लेकिन युबाई उसे बिल्कुल भी लिफ्ट कराने के मूड में नहीं था। उसी देर में मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर लुयान को स्टेज पर एड्रेस करने के लिए बुलाया जाता है। तभी युबाई को बताया गया कि नेगेटिव रिव्यू की वजह से उसका होटल अब नंबर 2 पर आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए काफी शॉकिंग बात थी। युबाई उन सबको एड्रेस करते हुए कहने लगा कि ये कोई फेक या अनबाइस्ड रिव्यू नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऑनेस्ट है और मुझे लगता है कि इसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगले सीन में हम युबाई को देखते हैं, जो अपने मैनेजर से फोन पर बात करते हुए कह रहा था कि हाँ मैं रुयान को ढूंढने के लिए पहुंच चुका हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस लड़की को मना लूंगा ताकि वो अपना रिव्यू डिलीट कर दे। मैनेजर युबाई को बताता है कि रुयांग एक पार्ट टाइम एक्टर है और इस वक्त वो शूटिंग के लिए सेट पर मौजूद है। युबाई उसे ढूंढते हुए अंदर जाता है, जहाँ पर रुयांग डाइन का रोल कर रही थी। कम से कम इस तरह का सिनेरियो युबाई ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो भी था युबाई की एंट्री की वजह से उन्हें सीन कट करना पड़ा और सभी एक्टर्स को लंच के लिए ब्रेक दी जाती है। अपने गेटअप की वजह से रुयान को पहचानना युबाई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो अपने मैनेजर से बात करते हुए कह रहा था कि उसको देखते ही मैं उसको ब्राइब दे दूंगा और फिर तुम देखना वो कैसे अपना रिव्यू डिलीट कर देती है। दरअसल पीछे बैठी रुयान उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसे पूरी तरह आइडिया हो चुका था कि युबाई यहाँ पर उसको रिश्वत देने के लिए आया है। तभी वो कहने लगी अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रुयांग को ढूंढने के लिए युबाई अंदर जाता है। तभी रुयांग खिड़की से एक अधकटा सर उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे वो डर के मारे चीखते हुए वहाँ से बाहर भाग गया। डर के मारे वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा। तभी मैनेजर उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहने लगा मुझे लगता है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, जल्दी से यहाँ से चलो, मैं तुम्हें बाकी की बात रास्ते में बताता हूँ। चीज आगे बढ़ती है तो हम युबाई को देखते हैं, जो इस वक्त शैन के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद था और उसे बता रहा था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारी फ्रेंड हमारे होटल से नाराज होकर गई है। ऑब्वियसली किसी का गेस्ट उससे नाराज होकर उसके घर से चला जाए ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं तुम्हारी फ्रेंड से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ। उसे बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह से मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को भी फायर कर दिया
दिया है। मैं उससे मिलने के लिए उसके सेट तक गया, लेकिन शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। प्लीज शैन मेरी हेल्प करो, तुम जानती हो ना अपनी गेस्ट को नाराज करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी शैन कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, तो मेरे सामने उससे बात करो, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। शैन यूरैंग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ आ रहा था। तभी शैन कहने लगी मुझे लगता है कि उसका शूट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और वो अभी तक सेट पर मौजूद है। तभी युवा कहने लगा जब तक मैं उस लड़की से मिलकर उससे माफी ना मांग लूं मुझे चैन नहीं मिलने वाला। जिस पर शैन कहती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, उससे मिलने के लिए तुम उसके घर पर क्यों नहीं चले जाते। युवा एक्साइटेडली कहने लगा कि एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहने लगा कि एक्चुअली मुझे लगता है कि उसे मुझे माफ कर ही देना चाहिए, भले मुझे उसके घर क्यों ना जाना पड़े। शैन कहने लगी याद रखो आज उसकी बर्थडे भी है, इसलिए जाने से पहले उसके लिए एक गिफ्ट जरूर लेते जाना, मुझे पूरा यकीन है कि उसका मूड अच्छा हो जाएगा और वो तुमसे खुश हो जाएगी। सीन में हम यूरैंग को देखते हैं जो सारे दिन की थकान के बाद बिलाखिर अपने घर पहुंच चुकी थी और वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। तभी अपनी बर्थडे की खुशी में वो अपने लिए केक ऑर्डर करने लगी, जिस पर उसे रियलाइज होता है कि सभी केक्स बहुत ज्यादा महंगे हैं और वो सोचने लगी कि चाइना में महंगाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। लेकिन बिलाखिर उसने अपने लिए केक ऑर्डर कर ही लिया। सीन शिफ्ट होता है तो हम लुयान को देखते हैं जिस वक्त अपने मैनेजर से पूछ रही थी कि टीवाई का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक मुझे क्यों नहीं मिला, जिस पर मैनेजर बताता है कि एक्चुअली हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, सभी होटल स्पेशली सी रिजॉर्ट होटल हमें बहुत टफ टाइम दे रहा है। लेकिन लुयान कहने लगी कि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ टीवाई का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं जो इस वक्त रैंक के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए एक मॉल में मौजूद था। तभी उसका सामना लुयान से होता है जो उसको देखते हुए कहने लगी कि वैसे तो हमारी मुलाकात कई महीनों बाद होती है, लेकिन देखो आज एक ही दिन में हमारा 2 दफा सामना हुआ है, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो। जिस पर युबाई कहने लगा कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। लुयान उससे पूछने लगी मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखाते हो, ये हार्ड टू गेट का इंप्रेशन देना बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा चाइल्डिश हो गया है। लेकिन युबाई को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। में सेजकर युबाई को बताती है कि उनका सामान पैक किया जा चुका है, जिसको देखते ही लुयान पूछने लगी कि इतनी महंगी प्रोडक्ट्स तुम किसके लिए खरीद रहे हो। जिसके जवाब में युबाई कहता है कि मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूँ और आज दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे मैटर्स में खुद को इन्वॉल्व मत किया करो। और वैसे भी कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जिनके लिए महंगी महंगी चीजें खरीदने का दिल करता है। अगली सीन में हम रैंक को देखते हैं जिस वक्त बेचैनी से अपने ऑर्डर डिलीवर होने का वेट कर रही थी। तभी वो डिलीवरी गर्ल को कॉल करके पूछती है कि आखिर तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। उसी देर में केक डिलीवर किया जा चुका था। रैंक उस लड़की से पूछने लगी कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। रैंक अपना केक लेकर अंदर जाती इससे पहले ही वो डिलीवरी गर्ल कहने लगी कि प्लीज मुझे 5 स्टार रेटिंग जरूर देना। जिस पर ही रैंक कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अपना टास्क तुमने अच्छे से किया भी नहीं और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें 5 स्टार रेटिंग देनी चाहिए, मुझे तो तुम बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रही। इतने में वहाँ पर डिलीवरी गर्ल की बेटी आ जाती है, जिसको देखती ही वो कहने लगी कि तुम ऊपर क्यों आई, तुम्हें बोला तो था कि नीचे वेट करो। उनकी बेटी को देखते ही रैंक का मन पिघलने लगा। तभी वो केक का एक स्लाइस लाते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारी बेटी के लिए है, लेकिन वो लड़की उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। इस पर रैंक कहने लगी कि अगर तुमने इसे एक्सेप्ट ना किया तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग नहीं दूंगी। और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद रैंक दरवाजा बंद करने लगी। तभी वहाँ पर युबाई की एंट्री होती है, जिसको रैंक बिल्कुल भी अपने घर में घुसने की परमिशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन युबाई काफी ढिठाई से उसके घर में घुस जाता है। तभी रैंक शॉपिंग बैग देखते हुए कहने लगी कि तुम क्या लाए हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था। युबाई कहने लगा तुम मेरे होटल से नाराज होकर आई हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। रैंक कहने लगी और अब तुम चाहोगे कि मैं उस रिव्यू को डिलीट कर दूं। युबाई कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वो रिव्यू ऑनेस्ट है, इसलिए मैं तुम्हें डिलीट करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने होटल में प्रोफेशनल स्लीपर के तौर पे हायर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद रैंक का गुस्सा तो जैसे झाग की तरह बैठ गया और वो पूछने लगी कि तुम इसके लिए मुझे कितने पैसे दोगे। जिस पर युबाई बताता है कि तुम्हें $200 दिए जाएंगे। लेकिन रैंक कहती है कि मुझे तो आइडिया भी नहीं कि प्रोफेशनल स्लीपर क्या करते हैं। जिस पर युबाई कहता है कि तुम्हें हमारे होटल में स्टे करना होगा, वहाँ की सारी चीजों को ऑब्जर्व करना होगा, उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होगा, बस इतनी सी बात है। रैंक के तो तेवर ही बदल गए थे। तभी कहने लगी कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। लेकिन युबाई कहने लगा कि उसे चाय नहीं पीनी और इसके साथ ही वो रैंक को यकीन दिलाता है कि जहाँ जहाँ उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ युबाई उसके साथ जरूर देगा। अगले सीन में हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो फायर किए जाने के बाद अपना सामान पैक करने के लिए होटल आई थी। तभी वो अपने कुलीग को बताने लगी कि मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे सलाह देती है कि वैसे भी यहाँ पर रैंक आने ही वाली होगी, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे माफी मांग
जाकर इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर उसकी कोलीग बताती है कि एक्चुअली होटल ने रैंक को प्रोफेशनल स्लीपर के तौर पे हायर कर लिया है और मिस्टर युबाई के ऑर्डर से उसको हाईएस्ट स्टैंडर्ड की वीआईपी सर्विस देनी होगी। सीरीज आगे बढ़ती है तो ये रैंक होटल पहुंच चुकी थी और वो युबाई से स्टाफ की सैलरी के बारे में पूछ रही थी। एक्चुअली वो देखना चाहती थी कि स्टाफ को उनकी सर्विसेज के मुताबिक सैलरी मिलती हुई है या नहीं। ये रैंक को उसका रूम दिखाने के बाद युबाई उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ हफ्ते के सिर्फ 3 दिन रहना होगा, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं यहाँ पर हफ्ते के 7 दिन रहना चाहती हूँ। युबाई के इनकार पर उसे गुस्सा आने लगा और वो वहाँ पर मौजूद हर एक चीज के बारे में नेगेटिव रिव्यू देने लगी। तभी युबाई वहाँ से चला जाता है। युबाई के जाने के बाद होटल स्टाफ में रैंक के लिए केक और वाइन लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब युबाई के ऑर्डर्स पर किया जा रहा है। उनके जाने के बाद ये रैंक सोचने लगी कि युबाई काफी केयरिंग इंसान है। सुबह रैंक की आंख खुलती है तो एज अ प्रोफेशनल स्लीपर वो अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर चुकी थी। होटल में मौजूद हर एक चीज पर नजर रखते हुए वो देखना चाहती थी कि क्या हर चीज अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक है भी या नहीं। होटल में मौजूद हर एक चीज पर उसकी कड़ी नजर थी, लेकिन वो काफी हद तक सेटिस्फाइड थी और वो हर एक चीज की पिक्चर्स ले रही थी। इसी दौरान उसने एक वाज तोड़ दिया। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो उस वाज को चेंज कर देती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उस वाज की जगह उसने एक टूटा हुआ वाज रख दिया है। अगले सीन में रैंक होटल का खाना एंजॉय कर रही थी, तभी वहाँ पर युबाई अपने मैनेजर के साथ आ जाता है और उससे पूछता है कि वाईटी प्रोजेक्ट का क्या बना। मैनेजर बताता है कि एक्चुअली वो प्रोजेक्ट हमें मिलने ही वाला था, लेकिन नेगेटिव रिव्यू की वजह से अब वो लोग काफी हेजिटेट कर रहे हैं, जिस पर वो कहने लगा कि किसी भी तरह हमें इस प्रोजेक्ट को हासिल करना होगा। मैनेजर युबाई को कुछ नई चीजें लॉन्च होने के बारे में बताता है। तभी युबाई कहने लगा कि हमारी टेस्टर को लेकर वहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए चले जाओ और मैं चाहता हूँ कि हमारे टेस्टर इसको खुद एक्सपीरियंस करें। मैनेजर युबाई से कहता है, मुझे लगता है कि आप इसको जरूरत से ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं, जिस पर युबाई कहने लगा कि तुम भी इसके साथ जाओगे। तभी मैनेजर ईरान के पास आकर उससे कहता है कि जब आप खाना खा चुकी हो तो प्लीज मेरे साथ चलिएगा।